अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, घोसी उपचुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बड़ी चर्चा का विषय है। घोसी से जो संदेश निकला है उसमें क्या मिला है उत्तर प्रदेश को, और वहां के परिणाम क्या पूरे उत्तर प्रदेश के मूड को रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर ये एक सीट का चुनाव था, और या फिर ये एनडीए बनाम इंडिया अलायंस का चुनाव था। इसके परिणाम क्या निकले हैं और इन परिणामों की डिफिनीशन क्या है, इनके अलग अलग पहलुओं पर जब आप चर्चा करेंगे तो कई बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पे राजनीतिक दलों के बीच भी चर्चा है, मीडिया में भी चर्चा है और पावर क्लास में भी इसकी बड़ी चर्चा है। तो घोसी का संदेश क्या है, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, घोसी के चुनाव का परिणाम सार्वजनिक हो चुका है। घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की अप्रत्याशित वोटों से विजय ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी को बहुत चौंका दिया है। वो इसलिए भी क्योंकि जो परिणाम आए हैं वो कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव एक तरफा हुए हैं। इतने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, शायद बीजेपी को इसका अंदाज़ा नहीं रहा होगा। तो घोसी का जो संदेश है वो किन किन बातों की ओर इंगित करता है, और राजनीतिक रूप से इस संदेश को जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो उसको किस रूप से स्वीकार करते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, स्थानीय मुद्दे, कामकाज की शैली, प्रत्याशी का चयन, ये एक महत्वपूर्ण कारक है। दारा सिंह चौहान को इतनी करारी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा? क्या बीजेपी ने इस पर विचार किया? और वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसने दारा सिंह चौहान को चारों खाने चित कर दिया? वो गए थे मत चूको चौहान, और दरअसल घोसी में चूक गए चौहान। क्यों हुआ ऐसा? एक विषय है जिसको लेकर बड़ी चर्चा है और उसके बारे में ओपन फोरम पर डिबेट होनी चाहिए। वो विषय है दलित मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न, उनका वोटिंग बिहेवियर। बीएसपी इस चुनाव में नहीं थी और बीएसपी ने प्रत्याशी भी नहीं खड़ा किया था, तो बीएसपी का वोटर कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये क्लेम करती आई है कि बीएसपी का जो परंपरागत वोटर रहा है, अगर बीएसपी मैदान में नहीं है तो बीजेपी उसकी स्वाभाविक पसंद है। ये मिथक टूटा? जवाब है हाँ। कैसे? अधिकांश वोट, जैसे घोसी का ही आप एग्जाम्पल ले लें, घोसी में 70,000 के आसपास शेड्यूल कास्ट समाज के मतदाता हैं, अलग अलग जातियों के, और 50% वहाँ पोलिंग हुई, मतलब 35,000 वोट पड़े होंगे। चूंकि एक मैसेज था बीएसपी की तरफ से कि किसी को वोट नहीं देना है, और अगर कोई निकले भी तो नोटा दबा कराओ। नोटा की हालांकि 12-13 वोट ही सिर्फ मिले। तो अगर ये मान लिया जाए कि 40% वोट भी शेड्यूल्ड कास्ट समाज के कास्ट हुए हैं, यानी तकरीबन 28,000-30,000 वोट, तो इनका मेजर चंक किसके पास गया इस 28-30,000 का? जो वोटिंग पैटर्न रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस वोट का लॉयन शेयर, जी हाँ, इसका लॉयन शेयर समाजवादी पार्टी ने को हासिल हुआ है। तो ऐसी क्या चूक कर दी बीजेपी ने कि जिस वोट पर वो क्लेम कर रही थी वो वोट उसके हाथ से निकल गया? सवाल नंबर 1, मायावती का वोटर पूरे के पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ी की बनकर उभरा है, जिसने समाजवादी पार्टी को एज दिला दी, बढ़त दिला दी। दूसरा एक मिथक चल रहा था कि ओबीसी वोट, नॉन यादव वोट समाजवादी पार्टी से छिटक चुका है और वो बीजेपी की तरफ जा रहा है। लेकिन यह मिथक भी टूटा, और यह मिथक ऐसे टूटा कि जो गैर यादव ओबीसी कम्युनिटी थी, उन गांवों में और उन बूथ पर, उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को अधिक वोट मिले इन कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी, दारा सिंह चौहान को। और इसमें वो दो चर्चित कम्युनिटी भी शामिल हैं, राजभर कम्युनिटी और निषाद कम्युनिटी भी, जहां वोटों की सेंध लगी, कहीं थोड़ी लगी, कहीं ज़्यादा लगी, पर हर जगह लगी। पीडीए का वोट बेस और अपर कास्ट का कैंडिडेट, ये एक डेडली फार्मूला बनकर सामने आया है।
पीडीए का वोट बेस, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो नारा समाजवादी पार्टी देती है, और प्लस अपर कास्ट का कैंडिडेट, इक्वेशन पूरे। क्या सिर्फ ये कारक है समाजवादी पार्टी की इस विक्ट्री का? और क्या इस घोषी के परिणाम को अपोजिशन, इंडिया अलायंस जो यूनाइट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ा है, क्या अपकमिंग जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव में इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा? क्या इस फार्मूले के तहत वो लड़ पाएंगे? उनमें एकता बनी रहेगी? और बीजेपी जिसने सारी ताकत इस चुनाव में झोंक दी, उसके लिए भी आत्ममंथन का विषय है कि इस चुनाव की करारी शिकस्त का उसके लिए क्या संदेश है और क्यों इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या दारा सिंह चौहान पर दांव लगाना एक गलत फैसला था? इसकी समीक्षा बीजेपी करेगी, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं आया है कि हार के दरअसल मूल कारण क्या है। बहनों भाइयों, आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की चर्चा में हम इन सारे सवालों का जवाब निकालेंगे। आप भी अपनी राय हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे लाइव दे सकते हैं। कुछ बयान सुने आप। घोसी की जनता की जीत है ना, पूरी जनता ने लड़ा है, जनता ने जीता है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, हमारा क्या योगदान है? जनता लड़ी, जनता जीती। ये जनता महान है ना, जिसको चाहे बनाओ, जिसकी चाहे बिगाड़ी। जनता मुकम्मल मेरे साथ थी। देश की जनता, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर पूरा का पूरा भरोसा और विश्वास है। 2024 में फिर इस देश की जनता इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से सत्य को सच साबित करेगी। जो प्रत्याशी का रिएक्शन, जिसके वजह से वोट जो है बड़ी संख्या में तितर बितर हुआ, कोई कैंडिडेट स्थानीय होता तो उसका रिजल्ट अलग होता। और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। शीर्ष नेताओं पे विश्वास है आपको कि आप लोग मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। इस परिणाम की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद आगामी योजना, अपने कार्य योजना बनाकर पूरी मजबूती के साथ जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उस सिद्ध फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार में सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हेमंत तिवारी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। निषाद जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आज 3 दिन बीत गए, क्या आप लोग इस बात की समीक्षा कर पाए कि बीजेपी को ऐसी करारी शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा जब आप सब लगे हुए थे? मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या कमी रह गई है उस पर हम लोग विचार विमर्श कर सके। हमने जो अभी तक पता किया है और उस दिन भी पता किया था, उसके अनुसार कई गांवों में हमारे वोट है। मैं तो पहले बताया कि मैं 43 गांव के बारे में बता पाऊंगा। हर गांव में मैंने जा पाया था। हम 3 दिन प्रचार किए थे, बाकी हमारे लोग गांव में गए थे। आज लंबे समय से सपा बसपा कांग्रेस की सरकार रही भाजपा की, उसमें से निषादों के तरफ, निषादों को राजनीति के तरफ लाना, निषाद पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनको डलवाना। उसमें हमने बताया भी कि 40 गांव में हमने जीता है, 60% से 80% वोट मिला हुआ, जो हमारे पास रिपोर्ट है। 3 गांव में मैं हारा हूं। पहले भी बताया कि वो भी 3 गांव में इसलिए हारा कि एक निषाद जी नेता हैं, भाजपा में रहते हैं, उन्होंने जाकर कह दिया, पहले भी उनको बक्से ले जाके कार्यक्रम किया था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है। तो उस आरक्षण के मुद्दे पर वो 3 गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया। बाकी हम है, बाकी आप बीजेपी के नेता ने आपके समाज के साथ गड़बड़ कर दी कि वो कमल का फूल पर बटन नहीं दबा पाए। और निश्चित रूप से जब उनके अंदर आप लाएंगे कि आरक्षण के मुद्दे बड़े हैं, अब पहले से था और उन्होंने उनको याद दिलाया, हमने समझा रखा है कि भाई
आरक्षण मिलेगा तो केंद्र से मिलेगा, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है जो देगी। तो उस मुद्दे को अगर उभारेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे वोट हैं कि जो नहीं हो सकते। तो 3 गांव में ऐसा हुआ है। बाकी मैंने पहले ही बताया था आपसे कि देश तो का जो बीजेपी चुनाव के है नेताओं ने आपके साथ भितरघात की, ऐसा कह रहे हैं आप? भाई एक नेता के बारे में सबको मालूम है, हम नाम नहीं लेना चाहता उनका। सब मालूम है, दिलीप पर सबको मालूम, भाजपा के लोगों को मालूम है वो नेता कौन है। तो क्या बीजेपी नेतृत्व ने अपने उस नेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई की? निश्चित रूप से हम मैसेज दे दिए हैं और उस पर जांच कर लेंगे, पता चल जाएगा। पहले भी वो आदमी ने 2022 के चुनाव में भी 3 विधानसभाओं में जाकर भाजपा के विरोध में कमल के खिलाफ वोट डलवाने की बात की थी और उसके बाद भाजपा नेतृत्व ने तो बता दिया था, तो आगे भी बता देंगे। और वो ओके, पता आप तो करेंगे इतने पता दिनों चल तक जाएगा। वहां पर प्रचार वगैरह किए और आप क्लेम भी कर रहे थे कि बड़े अंतर से जीत रहे हैं, तो आप तो एक ट्रू अब जैसे पॉलिटिशियन हैं, आप कुछ समझ पाए कि हार का दरअसल ओवरऑल कारण क्या था? भाई जो मैं अपने गांव से जो सूचना आ रही थी तो उसी हिसाब से हमें लगा कि और गांव से भी सूचना होगी। अब और गांव से उसने अच्छी सूचना नहीं थी। हारने का कारण था कि पहले भी भाजपा की सीट थी और इस समय भी भाजपा की सीट थी, मतलब कांग्रेस में पहले भी सपा की सीट थी और इस बार भी सपा की सीट हो गई हुई। हम लोग उसे लेने में ना कामयाब रहे, भले हम लोग उतरे चाहे कोई भी रहा हो। आज के दिन में तो देश कुछ का जो मोटी चुनाव मोटी है, कुछ वजहें तलाश पाए होंगे, आप तो नेता हैं, नब्ज पकड़ते हैं। अवश्य मोटी वजह यही है कि जो प्रत्याशी रहे वो पहले भाजपा में रहे, फिर सपा में गए, फिर भाजपा में आए। ये जो उनको लगा कि वहां के पब्लिक को लगा कि नहीं ये व्यक्ति पार्टियां बदल रहे हैं, इसलिए हमें लोकल एक दूसरा बाहरी के नाम पर आया। 2 मुद्दे वहां थे, ये बाहरी हैं, दूसरे जिले के हैं, एक जिले के हैं, बस और कुछ नहीं है। बस 2 मेन जो वहां से सूचना आई है, 2 मुद्दे हमारे पास आए हैं और तीसरा कुछ और नहीं। तो एक मुद्दा तो दल बदलू आपके हिसाब से और दूसरा मुद्दा बीजेपी के कुछ नेताओं ने भीतरघात की, 2 निश्चित रूप से। ओके, और कोई मुद्दा जिसको आपको लगा हो कि बीजेपी ने यहाँ चूक कर दी और आपने पहले अलर्ट किया हो? निश्चित रूप से अलायंस हम लोग पार्टनर थे। अगर हम पार्टनर थे और हमारे अपना दल पार्टनर है तीनों, तो अगर चुनाव में प्रत्याशी तय हुआ तो एक बार जरूर बैठक हो जानी चाहिए थी कि वहां कौन से ऐसे प्रत्याशी दिए जाए जिससे कि भले अचानक चुनाव हो गया, कौन सा ऐसा प्रत्याशी दिया जाए जिसके चेहरे पर सारे वोट आ जाए। क्योंकि लोकल चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का तो होता नहीं है। लोकल चुनाव तो लोकल चुनाव चेहरे पर होता है और पार्टी निषाद जी आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपसे बीजेपी पूछ कर क्यों प्रत्याशी तय करेगी? इतनी बड़ी पार्टी है, उसको आप मोहताज थोड़ी है कि आप उसका प्रत्याशी तय करें। नहीं, उनके प्रत्याशी का तो एनडीए जब घटक है, एनडीए प्रचार में हम उतर रहे हैं, हमारे लोगों को भी वोट देना, सबको वोट देना है। तो हमको लगता है कि ऐसा होता रहा। 2022 में हुआ था कि हम लोग मिलजुल के भी थोड़ा कुछ प्रत्याशियों पर चर्चा हुई थी कि प्रत्याशी रहेंगे तो अच्छे वोट आएंगे। अच्छे रिजल्ट आए 2022 में, तो आगे भी 2027 में भी। पर बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आपसे चर्चा हुई थी दारा सिंह चौहान की, उसके बाद प्रत्याशी बनाए गए। नहीं, ये दारा सिंह की वापसी की थी, पहले से चल रहा था भैया आना चाहते, हमने कहा अच्छी बात आ जाए तो है। अब आने का था, लेकिन लड़ाने में हम लोग तो सोचे कि वो लोकसभा लड़ेंगे, लेकिन ये हुआ कि अगर उनको प्रत्याशी नेतृत्व ने दे दिया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हम अब हार गए। हम लोग सोचे कि लोकसभा के लिए उनको लाया जाना, लोकसभा लड़ाया जाएगा और विधानसभा कोई लड़ेगा। अब किस कारणों से उन्हें लड़ाया गया, अब उसके बारे में तो पहली बार ये खुलासा हो रहा है कि उनको लोकसभा के लिए लाया गया था, लेकिन विधानसभा नहीं, हम सोच रहे थे कि उनको लाया गया तो लोकसभा लड़ाया जाएगा। हमारा मतलब अपना ओपिनियन था, मतलब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हम अपने से सोच रहे थे। नहीं, आप बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है ना, आई अप्रिशिएट यू। मैं आपको इस मामले में आपके विचारों की सराहना करता हूँ। एक सवाल और उभर कर सामने आया, ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि दलितों के वोट पैसे देकर खरीद लिए गए हैं। क्या ऐसा संभव है और क्या इस तरह के आरोपों में कुछ दम है या फिर ऐसे आरोप लगाना दलितों का अपमान है? नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। हार की समीक्षा होनी चाहिए और अपने अपने वोट जिस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं उसमें अपने को तटस्थ होना पड़ेगा कि हम कितना सफल हो रहे हैं, क्यों हमारे कहने पर वोट नहीं आ रहा है, मेरे साथ वोट क्यों नहीं आ रहा है, हम उसमें सफल क्यों नहीं हो रहे। किसी दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप से बेहतर है कि अपने अंदर जो कमी है उसे सुधारा जाए। अपने अंदर हमारी कमी क्या थी, हमें भारतीय जनता पार्टी, हम लोग समीक्षा करेंगे कि आखिर वो भी जो 3 गांव है
कि वो दूसरे वो के आपके कहने बड़े पर भैया हैं मेंबर हो ओम गए। प्रकाश राजभर जी, वो कह रहे थे कि बोरा बोरा नोट दलितों में बांटा गया है, तो इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस हो तो उसे कहा जाए, ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि दलित भी वोटर हैं, दलित भी सपोर्टर हैं, दलित भी इस देश के भाग्य विधाता हैं, जनता जनार्दन है। लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जाए कि वो नोट देकर वोट लिया गया, तो उचित नहीं है। ये क्योंकि पहले ऐसा होता था, लेकिन जब से हम लोग आए हैं तब से वोट और पौवा बटना, मैंने बताया ना, जब से हम लोग आए हैं तो आपके पौवा बड़े पैसा भैया ऐसा बटना। क्यों बोला करते हैं जो आप लोगों को असहज कर जाता है? अब भैया तो इसे भी बोलने माहिर हैं, सारे लोग इसको इसी अंदाज से लेते हैं। अब भैया को हम क्या कहें, भैया को अपनी बात रखनी चाहिए, और अपनी जो कमियां हैं, क्यों नहीं हम लोग अपने वोट को निश्चित रूप से, हमें अपने 90% वोट, यादव समाज अगर समाजवादी पार्टी को 90% दिया है, मुस्लिम ने 90% से ऊपर दिया है, जी। तो हमें भी एक इस बात पे समीक्षा करनी चाहिए। हमें भी तैयार रहना चाहिए कि ये अगर डॉक्टर संजय है तो मछुआरों का 90% हमारे साथ आना चाहिए। और भैया भी अगर राजभर का नेता बनते हैं तो उनको भी लगना चाहिए कि हमारा वोट हमारे साथ है, और हमें उस लायक बनना पड़ेगा। हम तो 9 साल से राजनीति में आए हैं, और 3 साल से राजनीति बढ़िया से कर रहे हैं। पहले सामाजिक काम कर रहे थे, लेकिन जब से हम काम किए, 3 चुनाव हमने बेहतर जिता के दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमने 2019, 2022, 2000। तो आपका तात्पर्य है कि भैया जी ने जो कहा वो भैया कर नहीं पाए? मैं तो लगता ही है, आप देख ही रहे होंगे नहीं, मैं कि समझ रिजल्ट सकता क्या है। जी। हमारे साथ बने रहिएगा निषाद जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, बहुत शुक्रिया। क्या आप सहमत हैं जिन बातों का जिक्र संजय निषाद जी कर रहे हैं कि एक तो प्रत्याशी का चयन एक तरफा हुआ, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, और तीसरा हर कम्युनिटी के वोट आपके आसपास से फिसले? मेरी सबको राम राम। और देखिए, निषाद जी बड़े नेता हैं, वो जो भी बोल रहे हैं वो अपनी समझ से बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल उनको किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं कर सकती हूँ। चुनावी रण है, हार जीत होती रहती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर हम एक चुनाव हार जाते हैं तो राजनीति खत्म हो गई, लोगों में जो है हमारी पकड़ खत्म हो गई, या कोई एक चुनाव जीत गए तो जो सामने के राजनीतिक दल है वो अति उत्साह में आ जाएं। उनकी मर्जी, अति उत्साह में आना चाहते हैं, बिल्कुल शौक से आए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कभी हार नहीं मानती। ना हम हार में हार मानते हैं, और ना जीत में बैठकर अपने इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि पता चला कि आगे का मैदान में जो चुनाव आए तो उसमें सफा होते हैं। ठीक है, हार गए हैं, कोई बात नहीं। मकसद हमारा, गोल बहुत बड़ा है। 2024 हमें जीतना है, 80 की 80 सीटें हमें जीतनी है। एक कुर्बानी हो गई, कोई बात नहीं। तो इस कुर्बानी की कोई रिव्यू किया आप लोगों ने कि ये कुर्बानी आपकी क्यों हुई? कारण है, बिल्कुल समझ में आ गए हैं कारण क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो है कोई एक, तो कुछ शेयर करें, तो जनता के बीच हैं आप, तो जनता जानना चाहती है कि आप बताएं उनको कि आप क्यों हारे। नहीं, जनता तो विपक्ष को बताएगी। 2024 में जनता विपक्ष को बताएगी, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या बात चल रही है, क्या चिंतन मनन हो रहा है, वो मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने की आवश्यकता है ही नहीं। कुछ परंतु सीख हारे हैं। और कोई संदेश लोकतंत्र में आपको मिला घोसी से? जी, कोई सीख और संदेश मिला आपको घोसी से? हर हार सिखा के जाती है। क्या सीखा हर आपने? हार सिखा के जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है इस विषय में क्या सोचती है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हम जो है डिप्रेशन में चले गए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और 2024 की जो तैयारी है और मजबूती से करेंगे। जहां जो कमी रह गई है वो कमी हम दूर करेंगे। और ठीक है, अगर ये सामने वाले लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि घोसी का जो चुनावी नतीजा है वो 2024 की जो है कहीं ना कहीं उसका एक सैंपल टेस्ट। आपके सहयोगी दल कह रहे हैं कि जो दलित वोट हैं उनमें बोरा बोरा भर पैसा बटा, इस कारण वो अपोजिशन को चले गए। क्या आप सहमत हैं इससे? तो जो हमारे सहयोगी दल हैं उनके नेता से पूछ लीजिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बात मैं कर रही हूँ। आपकी सहमति या असहमति समझना, क्योंकि सहयोगी दल हैं तो या तो आपकी सहमति या असहमति कुछ तो होगी।
नहीं, मैं सहमति और असहमति करने वाली कौन होती हूँ? मैं राजभर साहब की पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट पर कर आप रही हूँ। एनडीए को तो रिप्रेजेंट करती हैं ना। नहीं, एनडीए को बिल्कुल, जब एनडीए की बात करेंगे तो मैं करूंगी, परंतु आप पर्टिकुलरली एक नेता की बात कर रहे हैं जो कि अध्यक्ष हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, जो हमारे सहयोगी दल है। उन्होंने अगर इस प्रकार की बात की है तो सबूत के साथ वो आपसे चर्चा कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, समाजवादी पार्टी के और इंडिया अलायंस के ज्वाइंट कैंडिडेट की जीत का आप लोगों ने क्या सीख लिया और आपको इससे क्या संदेश मिला? देखिए ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से घोसी की सभी सम्मानित जनता को, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि कम से कम उन्होंने घोसी से देश को एक संदेश दिया है कि घोसी के लोगों ने बीजेपी के अहंकार के खिलाफ मतदान किया, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, लूट के खिलाफ, उनके जुमलों के खिलाफ, नफरत वाली राजनीति के खिलाफ, बंटवारे वाली राजनीति के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने मतदान करके ये मोहर लगाई है कि उत्तर प्रदेश में जो माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को अगर कोई रोकेगा तो समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश से ही रोकेगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सोच पर, निर्णय पर, उनके विचारधारा पर मोहर लगा करके इंडिया परिवार को जिताया है। और मैं अभी अनिला सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हार जीत लगी रहती है। ये बात तो हम लोग भी कहते हैं, भाई यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, कभी आप जीतोगे, कभी हम जीतेंगे, कभी आप हारोगे, कभी हम हारेंगे। लेकिन अहंकार और घमंड किसे कहते हैं? आपके एक नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल चुनाव नहीं हारेगी। कहां चले गए वो? इसको लोकतंत्र कहेंगे आप? इसको घमंड कहते हैं। और आपने कहा कि हमने कुर्बानी दे दी। कुर्बानी का मतलब समझते हैं आपकी जानबूझ के आप हार गई। आप घोसी के जनादेश का अपमान कर रही कुर्बानी कह करके, और आप कह रहे हैं कि 2024 में हम ही जश्न मनाएंगे। मतलब इस देश का जो किसान मन बना के बैठा है, बेरोजगार नौजवान मन बना के बैठा है, अगड़ा पिछड़ा दलित मुसलमान मन बना के बैठा है। और मैं आंकड़े पे आ रहा हूं, पर आपके जवाब में भी मुझे अति उत्साह दिख रहा है। जी नहीं, उत्साह नहीं, हम तो संकल्पित हुए हैं और मैं आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं ब्रजेश जी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट मिला और ये 74 सीटें लोकसभा की जीत के गए। हम लोगों को 64 जीती थी, 64 64 सीटें जीते 51% पे। अब मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी इंडिया परिवार को 57% वोट मिला है, और ये सिर्फ घोसी का चुनाव नहीं है, घोसी के साथ साथ लखनऊ में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, भाजपा हारी, सपा जीती। मिर्जापुर में हुआ, भाजपा गठबंधन हारा, समाजवादी पार्टी जीती। बरेली हुआ, बीजेपी हारी, समाजवादी पार्टी जीती। जालौन में जिला पंचायत का चुनाव हुआ। और इनका जिक्र मैं ब्रजेश जी इसलिए कर रहा हूं कि यहां बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री गांव गांव जा रहे थे, और जो ये पैसे और दारू की बात है ना, और पुलिस प्रशासन का डर, ये भाजपा के साथ। सर, दो सवाल है मेरे पास आपके लिए। किसी को अहंकार हो जाता, आप पीडीए की राजनीति कर रहे थे, तो प्रत्याशी आपने अपर कास्ट का क्यों चुना? हाँ, ठीक सवाल है ब्रजेश जी। पीडीए हमारी प्राथमिकता है। हम समाजवादी लोग हैं, हमारी प्राथमिकता पे हमेशा वो रहता है जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जिसका हक छीना जा रहा है, जिसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, जिसकी नौकरी छीनी जा रही, जिसको गांव गली में अपमानित किया जा रहा है। तो सर, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, पूरी समाज को तो आप घोड़ी चढ़ा रहे हैं सर। नहीं, देखिए, हाँ ठीक बात है। तो हमने कहा ना, हम समाजवादी लोग हैं। देखिए, इस पीडीए को समय समय पर जनेश्वर मिश्रा जी ने ताकत दी, ब्रजभूषण तिवारी जी ने ताकत दी, मोहन सिंह जी ने ताकत दी। सर, नाम की आड़ में मत छिपिए, आप परफेक्ट वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, हाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन पीडीए हमारी प्राथमिकता में है। पीडीए इसलिए प्राथमिकता में है ब्रजेश जी
क्योंकि इस बीजेपी सरकार में वही वंचित है, उसी को घृणा से देखा जा रहा जी। है, उसी के खिलाफ एफआईआर किए जा रहे हैं, उसी की नौकरी छीनी जा रही। तो हम सीना ठोक के कह रहे हैं हम पीडीए के लिए खड़े हैं, लेकिन सब पीडीए जब के लिए कुछ खड़े देने इसका की मतलब बारी आती ये है नहीं तब कि, आप सर अपर कास्ट बड़े को थमा समाज के देते लोग हैं। हमारे साथ नहीं खड़े। जब कुछ देने की बारी आती है तो आप अपर कास्ट को थमा देते हैं। नहीं, ये बताइए सुधाकर सिंह जी क्या नए समाजवादी हैं? सर मैं पुराने नए का अंतर ही नहीं कर रहा हूं। आपने भी एंड ऑफ द डे वही किया ना जिसके खिलाफ आप खड़े रहते हैं। नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी प्राथमिकता में जरूर कोई हो सकता है। तो सर ये पीडीए बताओ कि ये समाजवादी बोरा पार्टी बोरा भर के नोट हमारे कहां से बटे नेता हैं? की प्राथमिकता में है। कहां से पैसे आए आप लोग के पास कि आपने दलितों की बस्ती में जाके बोरा बोरा भर नोट बांटा? देखिए ब्रजेश जी, जब हम लगातार जो आप सवाल कर रहे हैं कि आप पीडीए के रास्ते पर हैं, तो पीडीए में ही तो दलित है, और दलित को जो लोग पैसे से और दारू से खरीदने की बात कर रहे हैं वो फिर उनका अपमान कर रहे हैं। ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार हमारी नहीं है, सरकार बीजेपी की है, पैसा उन पे है, दारू उन पे है, दरोगा उन पे है, डीएम उन पे है, कप्तान उन पे है, लेकिन जनता का प्यार हम पे है और इसीलिए हार गए। ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हैं और इसी होने वाले सिद्धांत, मंत्री इसी हैं, फार्मूले एक को पार्टी लेकर के के- अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने बोरा बोरा भर पैसा बांटा है। अब उनके बारे में क्या बोलें, वो तो बेचारे मुंह छिपाए घूम रहे हैं। कुछ लोग उनको खोज रहे हैं, कुछ पत्रकार साथी खोज रहे हैं, हमने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी खोज रहे हैं उन्हें। अब देखिए किसको मिलते हैं। झगड़ा न लगाओ सर, थैंक यू। हम इसीलिए कहते हैं ब्रजेश जी, जी ब्रजेश जी, नहीं, हम झगड़ा नहीं लगा रहे हैं, और हम तो चाहते हैं वो पिछड़े समाज के हैं। संजय निषाद जी मंत्री बने बैठे हैं, वो भी बन जाएं, दारा सिंह चौहान जी बन जाएं। हम चाहते हैं कि और भी जो पिछड़े दलित हों वो बन जाएं। हम तो चाहते हैं पिछड़ा मुख्यमंत्री भी हो जाए भाजपा में, लेकिन वो संभव नहीं है। हम केवल एक बात कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कि देखिए, हम उनसे छोटे हैं, लेकिन एक सुझाव दे रहे हैं कि कभी भी राजनीति में ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे खुद को छिपाना पड़े, कैमरों से भागना पड़े, पत्रकार साथियों से भागना पड़े, सरकार से भागना पड़े और अपने शब्दों पर आपको शर्म आए। मुझे लगता है बड़बोल कभी नहीं बोलने चाहिए थैंक कि यू आप सुनील जी, हमारे मोदी साथ जी को जुड़े गुजरात रहिएगा। भेज देंगे, अमित शाह जी को बहुत भेज शुक्रिया देंगे, आपका। अखिलेश जी को कहीं उत्तर भेज प्रदेश देंगे। में कांग्रेस के जनता आपको प्रवक्ता भेजने को तैयार है। जी थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद है। पांडे जी स्वागत है आपका। इस जीत से आप लोगों ने क्या सीख और सबक लिया? जी थैंक यू। इस जीत से आपने क्या सीख और सबक देखिए लिया? ब्रजेश जी, तमाम मीडिया चैनल इस उपचुनाव के परिणाम के पहले जो 6 राज्यों में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे थे उसको सेमीफाइनल बता रहे थे 2024 का, और इसका संदेश ये गया है कि 4 सीटें इंडिया ने जीता है और 3 सीटें एनडीए ने जीता है। तो सेमीफाइनल था, तो फाइनल का संकेत स्पष्ट हो गया कि जनता क्या चाहती है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, घोसी उपचुनाव की बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमने विकास किया है, हमने एक नया वर्ग, लाभार्थी वर्ग खड़ा कर दिया है। हिंदुत्व की बात ये करते ही थे, बुलडोजर ये दिखाते ही थे, लेकिन जनता ने क्या देखा? जो लाभार्थी वर्ग था, स्पष्ट हो गया कि इनके साथ कोई लाभार्थी नहीं है, क्योंकि किसी को इन्होंने लाभ पहुंचाया नहीं। जो बुलडोजर था, लोगों ने देखा कि बुलडोजर के ड्राइविंग सीट पर तो मुख्तार अंसारी और उनका बेटा अब्बास अंसारी बैठा है, और जो पीला गमछा डाल के लोग घोसी में टहल रहे हैं वो उन्हीं के चेले चापड़ है, उन्हीं मुख्तार अंसारी के इशारे पर और उन्हीं के पैसे पर राजनीति करते हैं। ये घोसी की जनता से बेहतर तरीके से मुझे लगता है एक बाई इलेक्शन जीत लिया, वो भी एक सीट पर, तो ऐसी भाषा बोल रहे हो। आत्म समीक्षा करो, आप खुद की समीक्षा भी तो करो। नहीं, एक सीट जीत के ऐसी बातें कर रहे हो नहीं, कि जैसे कोई लाभ ही नहीं पाया और बीजेपी कुछ है ही नहीं। बहुत बड़ी माइटी पॉलिटिकल पावर है, एक बाई इलेक्शन जीत कर ऐसा एटीट्यूड। नहीं ब्रजेश जी, मेरी बात समझिए, ये एक चुनाव भले था, लेकिन इस एक चुनाव में, एक उपचुनाव में प्रदेश के प्रचंड बहुमत वाला मुख्यमंत्री भी प्रचार करने गया था,
और जातिवार इन्होंने मंत्रियों को वहां पर तैनात किया था। एक एक महीने तक इनके मंत्रियों ने वहां पर डेरा डाला है। आप देखिए, AK शर्मा भूमियार कैबिनेट मिनिस्टर वहां लगे रहे, निषाद जी खुद वहां पे निषाद ओट के चक्कर में पड़े रहे, ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको राजभर ओटों पांडे के जी, लिए आप लगाया जातिवादी था। बातें कब से ब्रजेश करने लगे? पाठक जी को ब्राह्मण ओटों के लिए आप जातिवादी लगाया बातें गया कब से करने लगे? नहीं, मैं इन्होंने जो रणनीति बनाई थी, नहीं ब्रजेश जी, ये जातिवादी बात नहीं है। जो इन्होंने लगाया था, जो इनकी रणनीति थी, मैं वो रणनीति की बात कर रहा हूं। इन्होंने दया शंकर सिंह और योगी आदित्यनाथ जी को राजपूत ओटों के लिए वहां पर लगाया था। राजपूत ओटों के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी की जनसभा कराई थी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के पतिदेव मंत्री हैं आशीष पटेल, ठीक है, ये सब गिनाइएगा, बट एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है जो पिछले 3 दिनों से चर्चा में तो लगा रखा था। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का भी विचार उस पर है। ये दलित मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, इनका वोटिंग बिहेवियर क्या रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट था, दलितों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी और RSS के साथ खड़ा होना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि RSS ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उनके जिंदा रहते हुए अपमान किया। तो आज दलित कैसे पांडे जी कुछ हो या ना हो, साथ खड़ा हो सकता लेकिन है? आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, भले ही वोट ना हो पर कॉन्फिडेंस है आप में। नहीं, ये सच्चाई है ब्रजेश जी। ठीक बात क्या है। दलित इनके तमाम जिन्होंने इनको मंदिरों में जाने से रोका है, जिन्होंने राम कोविंद को राष्ट्रपति होते हुए भी तो हमारे राजभर जी ने का ये स्टेटमेंट में कुछ आपको दम दिखता है कि ये सुनील साजन बोरा देखिए ब्रजेश जी, मुझे बहुत दुख पहुंचा है, और जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने दलितों को बिकाऊ कहा है, यह निश्चित रूप से पीड़ा देने वाली बात है। और उससे ज्यादा आगे बढ़कर पीड़ा देने वाली बात, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आपके साथ बैठी हैं अनिला सिंह, उन्होंने एक बार भी इस पर माफी नहीं मांगी। उन्होंने एक बार भी दलितों के राजभर बोले हैं ना, तो वो कैसे माफी मांगेंगी? दलितों को अध्यक्ष हैं, अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। नहीं, तो इनके एनडीए है, ये एनडीए है, तो कहिए ना ये नेशनल डिफॉल्टर लोग हैं। इनकी बहुत कोई शुक्रिया पांडे जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के नहीं नेक्स्ट है। राउंड में आपके अगर बाकी इनके विचारों को साथ सम्मिलित का करेंगे। कोई हेमंत नेता तिवारी जी को कनेक्ट किया दलितों जाए। को बिकाऊ बहुत कह बहुत रहा धन्यवाद है। पांडे जी। हेमंत जी उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका हेमंत जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वोटिंग पैटर्न घोसी का क्या रहा है, वहां के आए परिणाम सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए क्या सीख और संदेश दे रहे हैं? देखिए, परिणाम जो आए वो खाली सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को ही संदेश नहीं दे रहे हैं, वो 3 दिशाओं में संदेश दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिए संदेश यह है कि आप गफलत में मत रहो। आपकी जो तासीर रही है पिछले 9 साल में मुकम्मल जीतने की, आप उस फार्मूले को अडॉप्ट करो। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बिगेस्ट फेलियर रहा कैंडिडेट का सिलेक्शन। वहाँ लोग गाली दे रहे थे, भाई कल ये देख कर रहे थे कि आदमी आएगा तो हम उसको ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ इनको समझना चाहिए था। और अगर संजय निषाद जी की माने तो वाकई असेंबली से ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए मऊ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से होते। एक तो ये, दूसरे जातियों पर अपना एक तरफा हक समझने वालों को भी थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। उस दिन भी मैंने परिणाम वाले दिन आपसे कहा था कि निषाद मतदाता अच्छी खासी तादाद में आए, उसमें भी कुछ टूटे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दारा सिंह चौहान जिस बिरादरी से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जिस बिरादरी के सबसे बड़े लीडर हैं, उस बिरादरी ने भी साथ नहीं दिया पूरे तरीके से, उसमें डिवीजन हुआ। मैं बिरादरी की बात इसलिए कहता हूँ, कोई कुछ कहे, भाषण करे, नैतिकता भगारे, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा सत्य जातियाँ हैं, जाति है, जाति मैटर करती है, उसी हिसाब के परिणाम आते हैं। हर जगह से तो कटे। तीसरी चीज, बड़ी जीत है, अच्छी जीत है, लेकिन इस जीत पर
आत्मश्लाघा का भाव समाजवादी पार्टी में भी नहीं होना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का बाई इलेक्शन था जी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो प्रथम दृष्टया जो वहाँ का ढांचा है, वहाँ के वोटर्स की जाति या जिन खानों में बटे हुए हैं, वो एक तरीके से उसके पक्ष में था। जहाँ तक मेरी अपनी दृष्टि थी कि मायावती यानी बसपा का कैंडिडेट न होना एक ऐसा बैलेंसिंग पावर था जो उसको किसी को भी मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं जिसका जवाब हम लोग डिबेट के प्रारंभ से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित वर्ग का मतदाता जी मैं क्या कह रहा हूं, उसका वोटिंग बिहेवियर क्या रहा है। जी मैं इसी पे आ रहा था ब्रजेश जी। दो पक्ष तो हो गए, सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्ष की बात मैं इसलिए कहता हूं कि विपक्ष ने पहला स्टेटमेंट, परिणाम अंतिम रूप से घोषित नहीं हुए थे, पहला स्टेटमेंट जो आया था जी, उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि इंडिया मतलब हमारा गठबंधन और पीडीए मतलब फार्मूला। हमारा फार्मूला पहली बार ही हमारा फार्मूला कामयाब हुआ है। लेकिन फार्मूले पर सोचना पड़ेगा, ये जो डी है, डी कहाँ है? अगर डी ठीक है, यहाँ डी ने वोट दिया मतलब दलित ने वोट दिया, लेकिन अगर दलित आपके पक्ष में जाता श्रीमान जी, तो 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के सबसे सुपर डेडली कॉम्बिनेशन के साथ आप आए थे। आपकी 25 सीट होती, कम से कम 25 सीट होती। तो घोसी का दलित मतदाता ये किधर गया? इसका लाइन शेयर किसको मिला? जी मैं उस देखिए, इसमें कोई शक नहीं इस बात की। वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स पहले से कह रहे थे कि दलितों में इनकी पैठ बढ़ी है, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, थोड़ा सा लोगों को प्रत्याशित लग रहा था। लेकिन असलियत है कि लायन शेयर जो आपने कहा दलितों का इनके पास गया, यही तो चिंता की बात है मायावती के लिए। अगर यही आदत पड़ी रही, ऐसे यही स्वभाव बना रहा और एक एजेंडा समाजवादी पार्टी का है, तो साथ मायावती के लिए तो रहना मुश्किल हो जाएगा। सर जब गोदाम खुला छोड़ दोगे तो यही तो होगा तो ना माया। हाँ नहीं नहीं, हाँ यही बात है, ऐसा नहीं है। जिसके पास ट्रक बस ज्यादा होगी सर ले जाएगा तो भारतीय जनता। ब्रजेश जी 2014 में नहीं गए थे तो भाजपा में, 2017 में नहीं गए, 19 में नहीं गए, अच्छा खासे फीसद गए। तो ऐसी सूरत में अपना मूलधन बचाने के लिए मायावती को देखना चाहिए था। हालांकि फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मायावती का जो रिसेंट पास्ट रहा है, चाहे 2022 के असेंबली इलेक्शन हो, चाहे में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, अगर उन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाई होती तब क्या दशा होती? तब क्या मुस्लिमों को ओटम डिवीजन की दशा नहीं होती? जो 2022 में उनका कैंडिडेट था, मुस्लिम कैंडिडेट था, 52-54 हज़ार वोट मिले थे। जो 52-54 हज़ार वोट थे मिले, वो तो गए कहीं ना, अल्पसंख्यकों का जाना था। तो ये घोसी का परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा मेजर शॉक है, आप ऐसा मानते हो? मैं एकदम से ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन बीजेपी को अलर्ट रहने की जरूरत है। एक असेंबली सेगमेंट का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था, साधन संसाधन सबने भी के, लेकिन थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में हम आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। घोसी का एनालिसिस आपने किस तरह से किया? मायावती के वोटर्स को लेकर बहुत बातें सामने आ रही हैं, वो क्या था और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनको आपको लगा कि इन फैक्टर्स के चलते समाजवादी पार्टी की जीत हुई और बीजेपी को ऐसी शिकस्त का सामना वो भी तब करना पड़ा कि वो जब से सबसे ताकतवर है? बिल्कुल, देखिए घोसी का चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा के चुनाव के बीच का पहला चुनाव था। अब चुनाव सीधे लोकसभा का होगा। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जो जीत मिली, ये कहिए कि उनके ये मनोबल को बढ़ाती है। भाजपा पे इस चुनावी हार से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मंत्री बनने की लाइन में थे अब उनको संतरी भी सलाम न करेगा, ये उनके लिए झटका है। क्योंकि इनको एक टास्क दिया गया था और ये कहा गया कि भाई जिता के लाइए। दोनों मंत्री बनने वाले लोग आज बैकफुट पर हैं। तो एक तो बीजेपी की सरकार में ये बात इस बार कही जा सकती है, योगी की सरकार में, कि चुनाव में जो पहले आपने देखा बेईमानी नाम की चीज़, जो प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग था, वो नहीं हुआ। अगर दुरुपयोग होता
तो विपक्ष वाले इतना नोट बांट ना पाते, रोक दिए जाते। इस बार विपक्ष ने लगता है दुरुपयोग कर लिया, जैसा कि राजभर ने बताया। तो ये बात तो साफ है कि चुनाव निष्पक्ष हुए। अब जातीय समीकरण ऐसा बैठा कि वहाँ कैंडिडेट क्षत्रिय समाज से, ठाकुर समाज से आया और उसने अपने समाज के साथ अन्य सभी समाजों के वोट हासिल कर लिए। वो उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी रहा, उसमें 25%, पार्टी का भी जो वोट रहा, और जो पार्टी के नेताओं ने मेहनत की। शिवपाल यादव एक बड़े रणनीतिकार बनकर ये उभरे हैं फिर से, और संगठन की ताकत उनके अंदर है। ये बात सपा में उनकी ये स्वीकार्यता को बढ़ाता है। राम गोपाल, अखिलेश यादव, ये सब लोगों ने मेहनत की। पीडीए की बात जरूर करती है पार्टी, लेकिन अभी पीडीए का रिजल्ट आना बाकी है। उससे पहले ठाकुर साहब ने ये सीट जिता कर दी है। भाजपा को बहुत भरोसा था कि ओम प्रकाश राजभर जलवेदार नेता हैं और ये भरपूर वोट दिलाएंगे और हम दारा सिंह को जिता लाएंगे, लेकिन दारा सिंह का व्यक्तिगत विरोध बहुत ज़्यादा हो गया। ये साफ है कि दल बदलुओं को, बार बार पार्टी बदलने वालों को शायद घोसी की जनता ने पसंद नहीं किया। एक गाना था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। राजभर जिसके जिसके साथ जा रहे हैं, लोग हार जा रहे हैं चुनाव। देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए दारा सिंह को फिर मंत्री बना दे, ओम प्रकाश को बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विपक्ष को बहुत बड़ा इससे लाभ मिला है। उनको जो इंडिया के गठबंधन की पार्टियां हैं, उनका सबका सपोर्ट मिला। उन लोगों ने चुनाव जीतकर एक मैसेज दिया उपचुनाव में कि हम सरकारों के मुंह से जीत छीन सकते हैं, हम बड़ी पार्टियों को भी हरा सकते हैं। अगर ब्रजेश जी सरकारें जब जब जनमत के खिलाफ फैसला करेंगी, तब तब उनको हार का सामना करना पड़ा है, सरकार पार्टी जो भी रही हो। और अगर ये जिद बनाई गई कि इनको हम मंत्री बनाएंगे चाहे हारे चाहे जीते, तो इसका नुकसान भी पूर्वांचल में उठाना पड़ सकता है। ये बात थिंक टैंक जो है भाजपा के, उनको सोचना होगा जी। ये बात आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन मायावती का जो 54,000 वोट था पिछले चुनाव में 2024 के, वो वोट कहाँ गया, ये बात अभी तक लोगों को पता नहीं चली। लेकिन ये बात सही है कि भाजपा के साथ आम चुनाव में रहने वाला ये वोट समाजवादी पार्टी पे नहीं जाएगा, लोगों के भरोसा था। लेकिन वो गया, और वो कैंडिडेट के नाते गया। कैंडिडेट वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्रजेश जी, हमें एक चिंता है कि ये जो हार हो गई घोसी में एनडीए की, कहीं इसका असर लोकदल के जयंत चौधरी पे ना आ जाए, कहीं बीजेपी का अभी इतना पूरब का बदला पश्चिम से ना लिया जाए। अभी ये फिर चुनाव पहले कुछ गड़बड़ हो सकता है। नहीं, ठीक बात है। अनिला सिंह बैठी, वो ज़्यादा स्पष्ट करेंगी। तो ये बहुत बड़ा मामला है। ठीक, अच्छा कि आपने याद भी दिला दिया ये। वैसे सियासत में बीजेपी का एकदम उल्टा पड़ गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये एक सबक है, जिंदगी ये सिखाती है कि सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो आपको धोखा देकर चला गया हो उस पर दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए, और उस विश्वास करने पर नुकसान उठाना पड़ता है जी। बहरहाल, कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाओगे तब पता चलेगा कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मतलब से चलती है, दारा सिंह का हो या ओम प्रकाश राजभर का हो। तो सुनिएगा कि सियासत का हाल क्या है। एक साहित्यकार हैं मालविका जी, उनका एक शेर है कि नकली चेहरों की अद्भुत भरमार है और छिपा हुआ हर बंदे का किरदार है, और भीतर से जो जितना ही पाखंडी है, बाहर उसकी उतनी ही जय जयकार है। पता नहीं आपकी बात सुन के संजय निषाद इतना क्यों हंस रहे हैं, खैर उनसे पूछ लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ऐसा अच्छा लग गया आपको निषाद जी कि आप इतना तेज से खिलखिला के हंस पड़े? क्या अच्छी बात लग गई आपको? वीरेंद्र जी की बात ही ऐसी है, सही बात बताते हैं तो हंसना तो पड़ेगा ही। जी। और सही सही बात बताते हैं तो हंसना तो पड़ेगा ही। और सही सही बात बताते हैं तो हंसना तो पड़ेगा ही। वीरेंद्र जी की बात ही ऐसी है कि सही सही बात बताते हैं तो हंसना तो पड़ेगा ही। सही सही बात बताते हैं तो हंसना तो पड़ेगा ही। जी।
बात यह है कि जो पहले था कि झुआ बरोट को पौआ जो पिलाते थे, लेकिन जब से हम लोग आए हैं तब से ढेर सारा परिवर्तन हो गया है। अब ये सब आरोप लगाना गलत है और किसी भी कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके का शब्द कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वोट जो है गोपनीय ढंग से दिया जाता है, किसी के कहने, किसी के पैसे से, किसी के दबाव में नहीं होता है। आराम से जो अभी उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव का जो था वो भी एक था, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जो आरोप लगता था सरकार जो हमारी है और चुनाव सरकार का होता है कम से कम, ये हमारे सरकार के आरोप इस बार से ऐसा हो गया। क्या खास हुआ कि विपक्ष आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि निष्पक्ष चुनाव प्रशासन ने कराया? ऐसा कौन सा चुनाव आपने कराया कि इतना निष्पक्ष हो गया कि विपक्ष आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा है? नहीं, जो मतलब हमने उनकी सीट को जीतने में कामयाब नहीं हुई। वो समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी जीत गई। और नियमतः हम लोगों को जीतना चाहिए क्योंकि हम लोग सरकार में थे, काम किए थे। नियमतः ऐसा नियम है सर कि आप जीते? ये नहीं, अगर सरकार ने काम किया है तो सरकार टाइम है, सरकार ने काम किया है तो हमारे वोट और बढ़ने चाहिए और उसको वोट के बदौलत जो है हमें जीत मिलनी चाहिए। नियम का मतलब एक तरीका है कि समय मिलने पर सरकार जब काम करती है तो उसका वोट बढ़ता है। मान लीजिए पिछली सरकार थी, फिर हम एक साल और आगे आ गए तो एक साल के बाद का हमारा वोट बढ़ना चाहिए कम से कम। ये जो हमारा जो है एक सरकार। अच्छा, आप तो पॉलिटिक्स पे बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिनके कारण समाजवादी पार्टी वहां जीतने में कामयाब रही? अब देखिए, एक तो पहले जो शिवपाल जी थे, माननीय शिवपाल जी थे, माननीय राम गोपाल जी थे, उनके जो अनुभवी दो लोग थे वो पहले उतरे नहीं थे। इस बार वो लोग भी उतरे जमीन पर, तो उनका अनुभव ये काम आया कि कैसे लोगों को वोट को परसेंटेज बढ़ाया जाए। तो जो मुस्लिम वोट मतदाता थे वो आप अधिक हो गए। दलित मतदाता कैसे ट्रांसफर किए जाए उस पर भी वो लंबे समय से 30 साल का अनुभव है, उस पर है, उन लोगों ने कामयाबी प्राप्त की है। मैं एक फैक्टर ये भी मानता हूँ कि बड़े नेता दोनों लोग आए थे और आज के दिन में प्रदेश के सारे, चूंकि एक चुनाव था तो समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे हर बिरादरी के वो सब लोग आ गए। तो निश्चित रूप से भाई मान लीजिए सर बीजेपी के भी तो सभी बिरादरी के नेता थे, अगर नेताओं के जाने से वोट थोड़ी मिलता है। नहीं, निश्चित देखिए ऐसा है कि नहीं मिलता, लेकिन उल्टा बोल देने से वोट तो खराब होता है ना। जैसे अब हमारे समाज में गए समाजवादी पार्टी के नेता तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा बोलते, कुछ तो ये कुछ उल्टा वाली तो क्या बात थी? ये रात 12 बजे वाली बात थी, ये उल्टी थी? नहीं, जैसे मान लीजिए वो लोग सभी हमारे ऊपर भी परिवारवाद का लेवी लगाते हैं। वो कहते आरक्षण नहीं दिला पाए, वो नहीं कहते साहब ले गए और इधर से कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो जो हम किए हुए हैं उसको वो लोग अपने बातों से उनसे समाज को उलझा देते हैं। मतलब सर आज आपकी बातों से लग रहा है कि आप ढाई घर चल रहे हो सर। आप नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मतलब जो सच्चाई आपने हमसे पूछा, सच्चाई की बात तो सच्चाई बता दे कि कोई न कोई जाएगा तो 2-4 वोट तो खराब करेगा ही ना। तो जब प्रदेश भर के नेता खाली थे तो जाकर कुछ वोट खराब किया उन्होंने। हमारा वोट बना हुआ था कि हम अपने काम पर, हम अपने हम लोग योजनाओं के मुताबिक हम अपने। शुक्रिया निषाद जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाभार्थी जी आपका धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अनिला सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बीरेन जी क्या बता रहे थे आरएलडी वाला, कुछ है इसमें दम? कोई दम नहीं। देखिए ऐसा है कि उनका साथ नहीं चाहिए। मैं किसका? उनका, जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी जी तो जहां तक मेरी जानकारी है अभी समाजवादी पार्टी के साथ है, INDIA का हिस्सा है और जब हमारे साथ आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। ठीक बात है। तो आप लोगों ने कुछ कैलकुलेट किया कि जिस तरह के आरोप या बातें लग रही हैं, समीक्षाएं हो रही हैं, बीजेपी कुछ तो विचार रखती होगी इस बारे में? देखिए भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं जाट की बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ और यहाँ ये जो क्षेत्र है बिल्कुल मेरे रगों में बहता है। यहाँ इसके सारे इलाके को मैं बेहद अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो जाट की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं उसी कौम से आती हूँ, पीछे के आप 2014 से लेकर 22 तक के आंकड़े अगर आप देख लेंगे तो कहीं 80 तो कहीं 90% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। 2024 में भी वही होगा। मैं आपको बताऊं, लोग इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं।
क्या नहीं भूलने वाले हैं? 27 अगस्त को जो मुजफ्फरनगर के दंगों की शुरुआत हुई थी, 17 सितंबर को कर्फ्यू हटा था, और जो वो पूरा कांड हुआ था लोग बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। जो ये गलतफहमी पालकर बैठे हुए हैं कि लोग भूल जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इनको दंगा कराने तो आप वाले अकेले राजनीतिक दल चाहिए क्षमतावान सत्ता में, हैं, आपको या जयंत या आरएलडी की मैं कोई बात जरूरत पूरी कर नहीं है। ब्रिजेश जी, मैं बात पूरी कर लूं, बस 5 सेकंड दे दीजिए, ठीक है? उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ ऐसा जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ पर सुनील जी बैठे हुए हैं, मेरे अनुज हैं, अनुज का मेरे बेटे की तरह है ये, मैं इनको बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत ही दानिशमंद है। पर आज इनका दामन पकड़े हुए खड़े हुए हैं, या मैं कहूँ जैन जी इनका दामन पकड़े में, जो भी कुछ भी कह लीजिए। चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था ये दंगों के जिम्मेवार मुलायम सिंह यादव जी हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था दंगों के जिम्मेवार मुलायम सिंह यादव जी हैं, और आज जयंत चौधरी जी जो हैं, मैडम ये तो घोसी से निकल के आप सीधे मुजफ्फरनगर पहुंच गई, घोसी का तो आपने जवाब ही नहीं दिया। की बात करूंगी, मैं अपने इलाके की बात कर रही हूँ, आपने मुझसे पश्चिम की बात करी, बस एक ही सवाल किया था आपने, तो सब जवाब उसी पे दे दिया। घोसी पर भी तो जवाब आपको देना है। मैं, आपने मुझसे जब घोसी के बारे में पूछा तो मैंने उसका उत्तर भी दिया था। जो आरोप लग रहे हैं और जैसी बात कर रहे हैं कि कम्युनिटीज को या कुछ इस तरह के बयान की वजह से नुकसान हुआ, और खुलकर मंत्री जी कह रहे हैं, निषाद जी भी कह रहे हैं, आपको उस पर तो जवाब देना ही चाहिए। देखिए, जो निषाद जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की वजह से, उनके बयानों की वजह से वोट का नुकसान हुआ है, और निषाद जी कह रहे हैं कि जो पार्टी का नेतृत्व है उनको इस प्रकार की खबर दे दी गई है, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो एक अदना सी प्रवक्ता हूँ, केवल पार्टी की बात रख सकती हूँ, वो कौन व्यक्ति है, कौन नेता है और उसने ऐसा क्या कहा जिससे नुकसान हो गया, उस पर एक्शन क्या लेना है, ये तो नेतृत्व जो है। ओके सुनील साजन जी, जो बात अभी संजय निषाद जी ने कही है, उन बातों में बड़ी दम है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो बयानात दिए गए ये आपको कहीं फायदा देगा? सुनील साजन जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है कि जी हाँ, मेरी आवाज आ रही? आप बोले। हाँ, ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम में माननीय संजय निषाद जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का अनुभव, माननीय प्रोफेसर साहब का अनुभव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जाना, और हमारे जमीनी नेता और जातीय नेता वहाँ कैंप कर गए तो बीजेपी हार गई। हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं, और यही सिलसिला 80 के 80 सीटों पर माननीय अखिलेश जी, माननीय शिवपाल जी, माननीय प्रोफेसर साहब और समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता करेंगे। दूसरी बात, मैं बीरेंद्र सिंह जी का धन्यवाद दे दूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के ठाकुर साहब जीत गए और भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर नेता जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी हैं या परिवहन मंत्री जी हैं, उनका जादू ठाकुरों में नहीं चला। तो ये सिलसिला चलेगा, हमारा ठाकुर जीतेगा, हमारा ब्राह्मण जीतेगा, हमारा यादव जीतेगा, हमारा मुस्लिम जीतेगा, हमारा जो पीडीए है वो जीतेगा जी। मैं अनिला सिंह जी की बात पे आ रहा हूं। अनिला सिंह जी ने कहा कि लोग भूले नहीं हैं। हाँ, बस 20 सेकेंड में मैं यही याद दिलाना चाहता हूं कि सच है कि लोग भूले नहीं हैं कि बलात्कारियों को जेल से किसने छुड़वाया, किसानों पर थार किसने चढ़ाई, महिलाओं का चीरहरण किसने किया। और अगर मैं 10 सेकेंड में ये बात कहूं ब्रजेश जी कि हम आप सब लोग आंख बंद करें या अनिला सिंह जी आंख बंद करें और मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसमें जो पहला चेहरा नाम आ जाए वही बता दे ईमानदारी से कि इस देश के सभी भ्रष्टाचारी और देश का पैसा लूट कर भागने वालों का सरगना कौन है। जी, अरुण राजभर से कुछ बात हो पाई आपकी, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कुछ? नहीं, वो अरुण राजभर भाई हैं, उनसे कोई बात नहीं और कोई शिकायत नहीं है। ओके, उमाशंकर पांडे 20 सेकंड में, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, हम लोग समझा लेंगे। कांग्रेस क्या नए सिरे से स्ट्रेटजी बनाएगी विशेष तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर? देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इंडिया बनाम एनडीए होगा और एक एक करके हम लड़ेंगे और परिणाम घोसी की तरह ही आने वाले हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था, संजय निषाद जी ने और अनिला सिंह जी ने कहा कि भाजपा का कोई नेता भीतर घात किया, वो बता दिया। ब्रजेश जी, एक बार प्रश्न मैं इन दोनों से जानना चाहता हूं।
जिस चुनाव को जीतने के लिए मुख्यमंत्री लगे थे, 20-25 मंत्री लगे थे, 150-200 विधायक लगे थे, उसमें कौन ऐसा बलशाली था जो इन सबको हराने अरे में आप सक्षम निषाद हो जी गया को अभी समझ तक नहीं आप पाए। करके? ये कैसी तीन नाम गुगली मुझे मारी है समझ ना नहीं आते। कि इनके लिए जो कॉम्पिटिटर नहीं, खड़े हो रहे हैं मुझे उनको तो- ध्वस्त कर दिया इन्होंने। नहीं आप अभी निषाद जी की गुगली नहीं समझ पाए, बहुत ब्रजेश तगड़ी जी, गुगली आप मारी है ये उन्होंने। ओमप्रकाश- आपको नहीं, टाइम नहीं, ये लगेगा। ओमप्रकाश राजभर के रास्ते बहुत तेज नेता भले है वो। बंद कर रहे हो, ओके, लेकिन हेमंत जी। नहीं, ब्रजेश जी समझ सुन तो सर लीजिए। प्लीज मेरी थोड़ा सा बात आज तो आ सहयोग जाए। कर दीजिए, नहीं, वक्त ब्रजेश जी, नहीं है मेरी मेरे बात एकदम रहेगी। खत्म। क्या ये धन्यवाद शाह- हेमंत जी, ये- इससे- 20 सेकंड। नहीं, नहीं, हेमंत जी देखिए, 20 इतना सेकंड शक्तिशाली तो आपका अमित फाइनल शाह हो ऑब्जर्वेशन। सकते हैं, हेमंत जी 20 या सेकंड राजनाथ सिंह हो प्लीज सकते गो अहेड। हैं, हेमंत जी या बोलिए। मोदी जी हो सकते हैं। धन्यवाद पांडे जी। हेमंत जी, चुनाव छोटा था, लेकिन दोनों लोगों को समझने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी को यही पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित रूप से, जिसने थोड़ा सा बहुत पिछले 8-9 सालों में जो पूर्वांचल की खास तौर से जो जात की क्या निषाद जी टाइगर खेल रहे हैं? माइनॉरिटी कैप्चर किया है जी। क्या निषाद जी टाइगर? निश्चल व्यक्ति हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो शरीफ आदमी है, वो पब्लिक के बीच में यही विश्वास बात से उमा बोल शंकर देते नहीं हैं। समझ पाए मैं ना, इनको ढाई यही वाली बात उमा शंकर नहीं टाइगर समझ वाला पाए। नहीं करा। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आपका, लेकिन बहुत बहुत आपने शुक्रिया। कहा भी मैं आप जी- सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी धन्यवाद इस डिबेट को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।